हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जो विषय हिंदी है, कक्षा 10वीं का विषय हिंदी के वन लाइनर प्रश्न जो रहेंगे आपको वो बताएंगे। और आज हम जो आपका कृति का भाग 2 है उसके वन लाइनर प्रश्न बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थी के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर, कक्षा 10वीं, सत्र 2024-25। विषय कौन सा रहेगा आपका? विषय हिंदी। विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम आपको कृति का भाग 2 बताएंगे। और ये जो आपकी बुक है वन लाइनर बुक, इस बुक को किसके द्वारा बनाया गया है? लोक शिक्षण संचालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी कृति का भाग 2 विषय क्रम। इसमें आपको जो कृति का भाग 2 में उसका विषय क्रम क्या रहेगा तो आप देख सकते हैं। इसमें विषय क्रम में सरल क्रमांक, पाठ का नाम, लेखक का नाम, विधा और महा। तो ये आपका पाठ का नाम क्या है? माता का अंचल। क्या है? माता का अंचल। और इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। जो आपका पार्ट 1 है माता का अंचल, इसके लेखक का नाम क्या हो गया? शिव पूजन सहाय। और इस ये कौन क्या है? एक विधा है, यानी ये एक कहानी है। इसके बाद अगला है साना साना हाथ जोड़ी। इसके लेखक का नाम है मधु काकरिया और ये एक यात्रा वृतांत है। इसके बाद अगला है आपका पार्ट 3 रहेगा मैं क्या लिखता हूँ। इसके लेखक का नाम है अगय और ये क्या है? एक निबंध है। और आपको किस किस माह में कंप्लीट करना था वह भी बता दिया है इसमें। अब चलिए इसके वन लाइनर क्या है वो देख लेते हैं। वन लाइनर में देखते हैं क्या दिया है। कृति का भाग 2, पाठ का नाम माता का अंचल। इसके लेखक है शिव पूजन सहाय और कहानी प्रमुख विधा है। विधा का नाम क्या है? कहानी। ये एक प्रमुख विधा है। इसमें देखिए आपको क्या बताया, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। तो शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। तो यहाँ पे आपको बताया है शिव पूजन सहाय का जन्म गांव कौन सा है? उनवास, जिला भोजपुर और प्रदेश कौन सा है? बिहार में हुआ था। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। जो शिव पूजन सहाय जी हैं इनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम खालिस्तान था या शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो आप बता देंगे इसका उत्तर में। उनका नाम भोलानाथ था। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। जो शिव पूजन जी हैं उनकी जो रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय जी की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये शिव पूजन सहाय हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक का नाम आपसे पूछ सकता है तो आप बताएंगे कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है। इसके बाद दिया है भोलानाथ का असल नाम। जो भोलानाथ है उसका असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। ये आपको 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया होगा, हो सकता है कि भोलानाथ का असल नाम खालिस्तान था या भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो आप बता देंगे भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? अमनिया का अर्थ है। अमनिया का अर्थ है तो अमनिया का अर्थ क्या होता है? साफ करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ मैया के अंचल में छिपे। जो सांप निकला तो डरकर भागे भोलानाथ कहाँ? मैया के अंचल, माँ के आंचल में छिपे। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका 2022 में पूछा गया है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत और मस्ती देखकर सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? जो भोलानाथ थे अपने साथियों को देखकर, जो भोलानाथ क्या करते थे? अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। सिसकना मीन्स रोना भूल जाते थे क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है। बालकों का कैसा स्वभाव होता है? सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत व मस्ती देखकर भूल जाते हैं। इसके बाद भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस भात खिलाते थे। जो भोलानाथ के पिता उन्हें किसे? भोलानाथ को फूल के कटोरे में, कौन से कटोरे में? फूल के कटोरे में गोरस भात खिलाते थे। माता के आंचल पाठ में 2 लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। जो माता का आंचल पाठ है उसमें 2 लड़के मिलकर क्या? मोट खींचते हैं। भोलानाथ के पिता शिव जी के भक्त थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है भोलानाथ के पिता किसके भक्त थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भोलानाथ के पिता शिव जी के भक्त थे। चलिए इसके आगे के पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। माँ का अंचल पाठ में या माता का अंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। जो आपका पाठ का नाम क्या है? माता का अंचल पाठ में बाबूजी क्या करते थे? सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः
गद्य के लेखक थे। जो शिवपूजन सहाय जी थे ये मुख्यतः किसके लेखक थे? गद्य के लेखक हैं। इसके बाद भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे और यह प्रश्न आपका 2023 में पूछा है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका? भभूत का तिलक लगाते थे। भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। जो भोलानाथ था और उनके पिताजी क्या करते थे? कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। भोलानाथ और उनके साथी क्या करते थे? चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जो लड़के और बंदर क्या है? पराई पीर नहीं समझते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भोलानाथ के पिता रामनामा बही, भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। जो भोलानाथ के पिता है किस बही में 1000 बार राम राम लिखते थे? तो आप बताएंगे भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। इसके बाद भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है और यह प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है कि भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां मछलियों को खिलाते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। इसके बाद अगला है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर खालिस्तान बजाते थे या क्या बजाते थे? आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो आप बताएंगे भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आते हैं। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से क्या नजर आते हैं? तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या नजर आते हैं, तो आप बताएंगे कि बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। फिर इसके बाद विपदा के समय भोलानाथ मैया के अंचल में जाकर छिप जाते। जब विपदा आती थी तो भोलानाथ मैया यानी माँ के अंचल यानी आंचल में जाकर छिप जाता है। फिर दिया है, भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। आपसे पूछ सकता है कि भोलानाथ अपने पिताजी को और माता को क्या कहकर पुकारते थे? तो आप बता देंगे भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ देख सकते हैं, बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने पर नाटक घर बना देते थे। भोलानाथ और उनके हम उम्र यानी उनके दोस्त चबूतरे यानी कि चबूतरा टाइप का होता है उसके कोने पर एक नाटक घर बना देते थे। इसके बाद दिया है आपका नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ है, भोलानाथ ने बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी। जो भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी क्या रंगमंच बनाने के काम आती थी। इसके बाद है, भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे यानी अपने घर के किवाड़ या दरवाजे दिया सलाई की डिब्बियां से बनाते थे। भोलानाथ और उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दिया सलाई की डिब्बियां से बनाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भोलानाथ व उनके साथी टूटी चूहेदानी से पालकी बनाते थे। भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदार दानी से पालकी बनाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं। जो आम का उगता हुआ पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है? अमोला कहते हैं। फिर इसके बाद दिया है, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। किसके खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था? तो आप बता देंगे मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। फिर इसके बाद दिया है, भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया है। फिर अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो आप बताएंगे हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है और उसके उपन्यास कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने कृतिका भाग 2 का पार्ट 1 बताए। अब इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा। कृतिका भाग 2 का पार्ट 2 में क्या है? पार्ट का नाम है शाना शाना हाथ जोड़ी। पाठ का नाम क्या है? शाना शाना हाथ जोड़ी। और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया, जिनका जन्म 1957 में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं
पत्ताखोर, ये क्या है, एक उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में ईशु, कहानी संग्रह। ये तो इस प्रकार से उनकी रचना है और इनकी विधा का नाम है यात्रा वृतांत। इनकी कौन सी विधा है, यात्रा वृतांत। चलिए इससे संबंधित कुछ वन लाइनर है, उन्हें देख लेते हैं। सिक्किम राज्य की राजधानी, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है, गंगटोक है। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है, गंगटोक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, शाना शाना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा का वर्णन है। जो आपका पार्ट है शाना शाना हाथ जोड़ी, इस पार्ट में जो हिमालय है, हिमालय यात्रा, हिमालय की जो यात्रा है उसका वर्णन है। गेंगटॉक यानी गंगटोक का अर्थ है पहाड़। गेंगटॉक यानी गंगटोक का अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है। इसके बाद शाना शाना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। शाना शाना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। और इससे भी इस प्रश्न को भी 2024 में पूछा गया है। फिर देखिए हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, यहाँ पे हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम है कंचनजंगा और इसे भी 2023 में पूछा गया है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। गैंगटॉक, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर, किससे, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर कौन था, युमथांग था। फिर अगला पॉइंट है, लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नागे था। जो लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नागे था। फिर नेक्स्ट है, सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। सफेद सफेद जो बौद्ध पताकाएं हैं वे किसका, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनकी मृत्यु होने पर कितने, 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगाई दी जाती हैं। कवि लोंग स्टोंग में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। कवि लोंग स्टोंग में कौन सी फिल्म, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। और इस प्रश्न को 2023 में पूछा गया है कि किसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं, जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। तो आप बता देंगे प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी, सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी, तो ये सही आ जाएगा, कौन थी, तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी से हमारे साथ कौन थी, तिस्ता नदी। इसके बाद शिखर से गिरता वाटरफॉल, शिखर से गिरता वाटरफॉल जिसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल नाम था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया आगे। इसके बाद आगे दिया है आपका, युमथांग की घाटियों में प्यूता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। युमथांग की घाटियों में किसका, प्यूता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। लेखिका जो है, किसने, लेखिका कांकरिया ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता बताई कि केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मणि ने क्या की, पहाड़ी जो कुत्ते होते हैं उनकी विशेषता बताई। क्या विशेषता बताई, कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम खेदुम बताया। जितेन ने क्या किया, देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया, खेदुम बताया। इसके बाद लेखिका मधु कांकरिया ने शाना शाना हाथ जोड़ी यानी प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे। लेखिका मधु कांकरिया ने शाना शाना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे। फिर नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाके का जीवन कठोर है। पहाड़ी इलाके का जीवन कैसा होता है, कठोर होता है। चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। फिर लायुंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी। लायुंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर पर ठहरी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, कटाओ क्या है, ये कटाओ मीन्स क्या हुआ, भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाओ यायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटायुग क्या था,
याउंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद देखिए क्या दिया नेक्स्ट आगे दिया है आपका, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मिल्टन ने ईव की सुंदरता, जो मिल्टन है उन्होंने किसकी सुंदरता, ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। इसके बाद दिया है फेरी भेटूला। फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला का अर्थ क्या होता है, फिर मिलेंगे। फिर दिया है मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। क्या कहा इसमें, मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, जब सिक्किम क्या था, स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग वहां इतना फला फूला नहीं था। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहां इतना फला फूला नहीं था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो 2023 में पूछा गया है, कांटों में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कांटों में बर्फ से ढके पहाड़ इससे चांदी की तरह चमक रहे थे। और उसके बाद अगला पॉइंट भी जो है उसे 2024 में पूछा गया है, पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। कौन सी सुंदरता, पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। फिर आगे देखिए, सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। जो सिक्किम है, सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि यदि हम गंदगी फैलाते हैं तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर अगला है, कटाव से आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी छावनी दिखाई दी। जो लेखिका है वो कटाव से आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने से उन्हें क्या हुआ, इक्की दुक्की यानी 1-2 फौजी छावनियां दिखाई दी। फिर कटाव जाने का मार्ग दुर्गम है। जो कटाव जाने का मार्ग कैसा है, दुर्गम है। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका लाचुंग पहुंची थी। हिमपात मीन्स बर्फ का आनंद लेने के लिए जो की आशा से लेखिका कहां पे, लांगचुंग पहुंची थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहक जगा रही थी। इस प्रकार से ये आपके पॉइंट कंप्लीट हुए। इसके बाद आगे के पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट दिया है, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्तिया ने युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप बनाने में सहयोग दिया। भारतीय आर्मी के कप्तान कौन, शेखर दत्ता ने युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप बनाने में सहयोग दिया। फिर इसके बाद क्या दिया, खेदुम का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का है। जो खेदुम है उसका एरिया कितना है, 1 किलोमीटर का है। रकम का अर्थ है तरह तरह। रकम का अर्थ क्या होता है, तरह तरह। कवि लोग स्टॉक में तिब्बत के चीस्खे बमसर ने लेपचाओं के सोमेन में कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्या दे रहा है, कवि लोग स्टॉक में तिब्बत के चीस्खे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद आगे चलिए, अगला क्या दिया है, अगला पॉइंट दिया है, देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, कवि लोंग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में है। कहाँ पे, कवि लोंग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में है। यह स्मारक पत्थर सिक्किम के स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है। देखो, कवि लोग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में है। यह स्मारक पत्थर सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है। इसके बाद डोको का अर्थ क्या है, बड़ी टोकरी। डोको का अर्थ क्या है, बड़ी टोकरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। जो पहाड़ है उस पर रास्ता बनाना बहुत दुस्साध्य यानी बहुत कठिन कार्य है, दुस्साध्य कार्य है। इसके बाद लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा। जो लेखिका थी उन्होंने क्या किया, लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है और इस पार्ट का अंतिम पॉइंट है, गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। गंतोक क्या है, एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन है।
अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो अपनी जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं। और कहाँ के गंतोक एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। किसे? गंतोक को किसका? मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। इस प्रकार आपका जो कृति का भाग 2 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला और अंतिम पार्ट है कृति का भाग 2 का। पार्ट का नाम क्या है? मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं। इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इनकी विधा का नाम है निबंध। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्या वन लाइनर क्या है। अगय का जन्म। अगय का जन्म कब हुआ था? 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। अगय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अगय को जेल जाना पड़ा। जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उन आंदोलन में भाग लेने के कारण किसे? अगय को जेल जाना पड़ा। अगय द्वारा संपादित तार सप्तक है। अगय ने किस चीज का संपादन किया? तार सप्तक का किया। इसके बाद रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी रचना बनती है। जो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी क्या बनती है? रचना होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। यदि आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो उसकी अनुभूति नहीं होती। मैं क्यों लिखता हूं, यह एक बड़ा कठिन है। मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा कठिन है। इसके बाद लिखकर ही लेखक ने उसकी अभ्यंतरण व्यवस्था को पहचानता है। उन्मेष का अर्थ है प्रकाश या दीप्ति। आपसे पूछ सकता है कि उन्मेष का अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे उन्मेष का अर्थ प्रकाश या दीप्ति है। फिर लेखक अगय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे। जो लेखक अगय है किस विषय के? विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। इसके बाद दिया है हिरोशिमा में अणु बम गिरा था। देखो अणु बम कहां गिरा था, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हिरोशिमा में अणु बम गिरा था और इसे भी आपको 2023 और 2022 में पूछा गया है। चलिए इसके बाद के अगले पॉइंट क्या दिए हुए हैं देख सकते हैं आप। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। जो सैनिक थे वो कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां क्या करते थे? मार देते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेखक अगय ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। जो लेखक अगय है उन्होंने कहां देखा? हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत या घायल हुए लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। लेखक अगय ने घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। इसके बाद दिया लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। जो लेखक जो है अगय ने हिरोशिमा नामक कविता कहां पे बैठकर? रेलगाड़ी में बैठे बैठे ही लिखी। अगला पॉइंट है सन 1959 में अरि ओ करुणा प्रभाय में काव्य संग्रह में अगय की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। सन 1959 में अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह में अगय की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। फिर लेखक ने कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। लेखन में जो उनकी लेखन है उसमें कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। चलिए आगे देखते क्या दिया है। अगय ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी। जो अगय है उन्होंने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी और इसे पूरक परीक्षा 2024 में पूछा गया है। इसके बाद है हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा कहां पे है? ये जापान में है। अगय ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। अगय ने जो एटम बम है उसको क्या कहा है? मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया सूरज कहा है। जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अगय ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी, जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अगय ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। इसके बाद लेखक अगय कभी बाहरी दबाव के कारण तो कभी भीतरी व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण लिखते थे।
इसके बाद नेक्स्ट है और अंतिम पॉइंट है, हिरोशिमा बम, हिरोशिमा पर अणु बम 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। देखिए जो हिरोशिमा है उस पर अणु बम कब फेंका गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम फेंका गया। तो ये आपका वन लाइनर थे, ये वन लाइनर आपके कंप्लीट हुए हिंदी के, और ये आपको इस वीडियो के माध्यम से कृति का भाग 2 के पार्ट 3 थे, पार्टों तीनों के जो वन लाइनर प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। और इसके पहले के वीडियो में भाग 1 में पदखंड, भाग 2 में गद्यखंड और भाग 3 में भाषा बोध, और भाग 4 ये कौन सा भाग है, भाग 4 में आपको कृति का भाग 2 के महत्वपूर्ण जो पार्ट थे, पार्ट माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़िए, मैं क्यों लिखता हूँ, के जो वन लाइनर बताए, ये आपको वन लाइनर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।